नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज चल रही थी, जिसमें से हमने सबसे पहले उत्तरकाशी, फिर चमोली, उसके बाद पिथौरागढ़, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ये 5 जिलों के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे चंपावत के बारे में। ठीक है, चंपावत जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं, सभी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, ठीक है। तो चंपावत एक ऐतिहासिक नगर है और चंपावत की स्थापना किसने की? तो चंदवंश का जो प्रथम शासक था सोमचंद, चंदवंश का प्रथम शासक था सोमचंद ने इसकी स्थापना की। कब की? तो 953 ईस्वी में। कब की? 953 ईस्वी में चंपावत की स्थापना की। ठीक है, चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कुमाऊं का पहला नगर कौन है, तो चंपावत। ठीक, ठीक है। 953 जब से चंपावत की स्थापना हुई, चंपावत की स्थापना हुई तब से लेकर 953 से लेकर 1563 तक चंद वंश राजाओं की राजधानी क्या रही? तो चंपावत। 1563 तक चंदों की राजधानी क्या थी? चंपावत। ठीक है, 1563 के बाद इन्होंने राजधानी चंपावत से हटाकर क्या कर दी? अल्मोड़ा। तो 953 जब से चंपावत बना, 953 से लेकर 1563 तक कौन थी? चंपावत। और 1563 के बाद अल्मोड़ा कर देगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंपावत में राजबूंगा, गोलचौड़ किला, नौडुंगिया भवन आदि ऐतिहासिक स्थल हैं। ठीक है, चंपावत एक जिला कब बना? तो 15 सितंबर 1997। 15 सितंबर 1997। चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुमू। चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुमू। ठीक है, काली नदी होने के कारण चंपावत को, यहाँ से चंपावत में देखो, आपको पता है पिथौरागढ़ से काली नदी निकलती है, फिर चंपावत में घुसती है। तो यहाँ से चंपावत में गुजरने के कारण चंपावत का नाम क्या पड़ गया? कुमू काली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चंपावत का मूल नाम चंपावती है। क्या है? चंपावती है, जो कि चंपावती नदी और गड़की गाड़ नदी के किनारे होने के कारण है। ठीक है, चंपावती नदी और गड़की गाड़ नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम क्या है? चंपावत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि अतीत का स्वप्निल नगर किसे कहते हैं, अतीत का स्वप्निल नगर किसे कहते हैं, तो चंपावत को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिमालयी सौंदर्य की दृष्टि से उत्तराखंड के सुंदरतम भूभागों में से एक चंपावत जनपद में पर्यटन गतियों को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में सम्मिलित किया गया है, जिससे इस जनपद को पर्यटन के द्वारा विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंपावत की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण। चंपावत की जलवायु समशीतोष्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, प्रसाद लिखा है, असली नाम इसका बद्रीदत्त पांडे है। बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास, तो पुस्तक इनकी कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी है? तो बद्रीदत्त पांडे ने लिखी है। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे के कुमाऊं का इतिहास के अनुसार चंपावत के पूर्व में ऊंचे पर्वत पर क्रांतेश्वर महादेव मंदिर है। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे कूर्मपाद या कानदेव के भी कहते हैं। कूर्मपाद या कानदेव भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहाड़ के सामने देवदार के जंगल में मल्लाणेश्वर महादेव भी है। मल्लाणेश्वर महादेव मंदिर भी है। उसके बाद पहाड़ के पश्चिम तरफ हिंगला देवी तथा नरसिंह देवता का मंदिर है। हिंगला देवी तथा नरसिंह देवता का मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों हैं जो हिंगला और सिद्धदेव, इनको क्या बोलते हैं? जो सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? हिंगला देव और नरसिंह देवता। हिंगला देव और नरसिंह देवता को सिद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंगला देवी मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी 3 फीट चौड़ी तथा 1 फीट ऊंची कुर्मशिला है, जिसके आधार पर यह क्षेत्र कुर्मांचल व कुमाऊं कहलाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चंपावत में चंपावती नामक गाड़ में, मतलब नदी जो है, गाड़ मतलब छोटी नदी, ठीक है, में 7 प्राचीन मंदिर है। कितने मंदिर हैं प्राचीन? 7 प्राचीन मंदिर है, जिनमें से जिन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये 7 मंदिर कौन कौन से हैं? बालेश्वर मंदिर, डिप्टेश्वर मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, ऋषेश्वर मंदिर, घटकेश्वर मंदिर और मानेश्वर मंदिर, ठीक है। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो सबसे प्राचीन या प्रमुख मंदिर कौन सा है? बालेश्वर मंदिर, जो पहला वाला मंदिर है यही। तो सबसे प्रमुख या सबसे प्राचीन मंदिर पूछा गया इन 7 में से कौन सा है? तो बालेश्वर मंदिर है, ठीक है। इसका जिक्र मानसखंड में मिलता है। किसका? बालेश्वर मंदिर का जिक्र मानसखंड में भी मिलता है। चलिए आगे देख, इन 7 मंदिर में से जो सबसे प्रमुख मंदिर है बालेश्वर मंदिर, ठीक है, उस मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बालेश्वर मंदिर का निर्माण 1272 ईस्वी में चंद राजाओं ने कराया है। किसने कराया? तो चंद राजाओं ने कराया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं इसके आगे। चंद वंश का एक 31वां राजा था। चंद वंश का 31वां राजा था, उसका नाम था उद्यान चंद, ठीक है। 2 नाम है, ध्यान रखना, एक का नाम है उद्यान और एक का नाम है उद्योत। उद्योत या उद्योग बोलते हैं इसको, ठीक है। दोनों अलग अलग है। ये 31वां है और ये वाला जो है ये 51वां है। ये कितना है? 51वां, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो चंद वंश के 31वां राजा उद्यान चंद द्वारा चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य किया गया, ठीक है, जिसमें से कुंज शर्मा तिवारी नामक गुजराती ब्राह्मण ने इसका सहयोग दिया, ठीक है। अब देखो कई किताबों में ये कहा गया है कि बालेश्वर मंदिर का निर्माण उद्यान चंद ने किया था। किसकी सहायता से? गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा के द्वारा, ठीक है, सहायता से, ठीक है। अब ये दे रखा, लेकिन अब कुछ किताबें ये बोलती हैं कि भाई इस निर्माण का कोई पता नहीं है, कि कोई ना कोई चंदवंश था जिसने इसका निर्माण कराया था और उद्यान चंद ने भी इसका क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। तो जैसे भी आपको ऑप्शन मिलता है तो देख लेना उस हिसाब से। चलिए, तो अगर आपसे बोलेगा कि सबसे पहले जीर्णोद्धार किसने कराया बालेश्वर मंदिर का, तो उद्यान चंद ने, जो कि 31वां राजा था, चंद्रवंश का 31वां राजा था। उसकी सहायता किसने की? तो गुजरात का ब्राह्मण था, उसका नाम था कुंज शर्मा। क्या नाम था? कुंज शर्मा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर चंद्रवंश का आता है 51वां राजा, ठीक है। कौन था? उसका नाम उद्योत चंद। उद्योत चंद ने बालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। तो पुनर्निर्माण बोलेगा तो उद्योत चंद ने और जीर्णोद्धार बोलेगा तो उद्यान चंद ने, ठीक है। ये बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया? तो 1952 में। कब घोषित किया गया? 1952 को घोषित किया गया, ठीक है। बालेश्वर मंदिर का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन है? तो जगन्नाथ मिस्त्री। बालेश्वर मंदिर बनाया किसने था? तो कौन सा मिस्त्री था? तो उसका नाम था जगन्नाथ मिस्त्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बालेश्वर मंदिर, देखो एक किंवदंती है इसके अनुसार। देखो, राजा द्वारा बालेश्वर मंदिर के निर्माण के बाद जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ कटवा दिया गया, तो उसने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से एक हाथ से बालेश्वर मंदिर से भी शानदार वास्तुकला का नमूना एक हथियानौला का निर्माण किया है, ठीक है। तो एक हथियानौला का निर्माण करवाया। किसने किया? तो जगन्नाथ ने अपनी पुत्री कस्तूरी की सहायता से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे से पढ़ेंगे हथियानौला के बारे में, पूरे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर देखते हैं। चंपावत के पूर्व में एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर स्थित है। इसे कुर्मापाद या कानदेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नागनाथ का प्राचीन मंदिर नगर में तहसील भवन के पास है। इस मंदिर का भी शिल्प बहुत उत्कृष्ट है। 9 ढूंगा घर, 9 पत्थर का मकान, यह तल्ली मादली गांव में है। इस मकान के किसी भी कोने से गिनने पर 9 ही पत्थर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि पूछेगा कि 9 ढूंगा घर कहाँ है? तो चंपावत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घटोत्कच का मंदिर, यह भीम के पुत्र घटोत्कच का मंदिर है। घटोत्कच मंदिर में घटकू की बीड़ी के नाम से एक सुरंग है। तो घटकू की बीड़ी क्या है? एक सुरंग है। कहाँ पर है? तो घटोत्कच मंदिर में है। और ये मंदिर कहाँ है? घटोत्कच मंदिर तो चंपावत में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक हथियानौला के बारे में। चंद राजा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चंद राजाओं ने श्री जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया तो राजा ने ऐसी कला का अन्यत्र
प्रचार प्रसार ना हो सके, इस हेतु मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया। तब मिस्त्री ने अपनी लड़की कुमारी कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर से भी ज़्यादा भव्य कलात्मक इस ऐतिहासिक नौला, या उसको बावली बोलते हैं, एक ही बात है, का निर्माण कर चंद राजाओं के घमंड को तोड़ा। तो वही एक हथी नौला बनाया। यह कलात्मक दृष्टि से एक अद्भुत नमूना है। तो ठीक है, तो जब चंद राजाओं ने बनाया था कौन सा मंदिर, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर किसने बनाया था? चंदों ने बनाया था। मिस्त्री कौन था उसमें? तो जगन्नाथ मिस्त्री। वो उसको बनाने के बाद उसके हाथ काटती है। क्यों काट दिए? कि दोबारा ऐसा सुंदर मंदिर ना बन सके। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए उसने एक हाथ से और अपनी बेटी की सहायता से एक नौले का निर्माण किया। उसका नाम है एक हथी नौला, जो कि बालेश्वर मंदिर से भी सुंदर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाणासुर का किला, इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। ज्ञातव्य है कि बाणासुर को शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। बाणासुर किले को मारकोट का किला भी कहते हैं। इसको मारकोट भी कहते हैं, बड़कोट भी कहते हैं, बड़कोट का किला भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोहा घाट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो लोहा घाट एक रमणीक स्थल है। यह वातावरण शांत एवं प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षक है यहाँ पर। ठीक है, देवदार वृक्षों, मखमली घासों और फूलों से ढके हुए रास्ते चित्त चौर हैं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं पूछता है, आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजों का यह बहुत ही प्रिय स्थान था। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपावत में अंग्रेजों का सबसे प्रिय स्थान कौन सा था, तो लोहा घाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोहावती नदी के तट पर स्थित यह नगर अपने ऐतिहासिक वैभव के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछेगा कि लोहा घाट किस नदी के तट पर है, तो लोहावती नदी के तट पर स्थित है। 12 पुराण में लोहा घाट का नाम क्या है? तो लोहारगल। 12 पुराण में लोहा घाट का नाम क्या है? तो लोहारगल। कत्यूरी काल में लोहा घाट का क्या नाम है? तो सुई। कत्यूरी काल में लोहा घाट का क्या नाम था? तो सुई। आगे देखते हैं। लोहा घाट, लोहा घाट में गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, जो पंतनगर में जीबी पंत विश्वविद्यालय है, उसकी एक शाखा के रूप में कृषि विपणन केंद्र की स्थापना चंपावत में कब की गई? तो 1940 में। तो लोहा घाट में जीबी पंत का जो पंतनगर है उसकी एक शाखा है लोहा घाट में। वो क्या नाम? शाखा का नाम कृषि विपणन केंद्र। कब बनाई गई थी? तो 1994 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मायावती आश्रम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आश्रम है ये। कई बार इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ठीक है, देखते हैं मायावती आश्रम। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की। कहाँ पर? तो मायावती आश्रम में। ये जो स्थापना है मायावती आश्रम की नहीं है। मायावती आश्रम में जो रामकृष्ण शांति मठ है वो कब स्थापित किया गया? तो 1901 में। कब किया गया? 1901 में स्थापित किया गया। ठीक है, किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। इससे पूर्व यहाँ एक अद्वैत आश्रम था। ठीक है, आगे देखते हैं। मायावती जो आश्रम है उसकी स्थापना कब हुई? तो 19 मार्च 1899। 19 मार्च 1899 में किसकी स्थापना हुई? तो मायावती आश्रम की स्थापना हुई। ठीक है, मायावती आश्रम को बनाने में मुख्य भूमिका किसकी है? तो एच सेवियर। कौन है? एच सेवियर। ठीक है, मायावती आश्रम रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। रामकृष्ण मिशन की एक शाखा है। ठीक है, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल, ये क्वेश्चन बन चुका है एक बार कि धर्मार्थ अस्पताल किस आश्रम में है? तो मायावती आश्रम में। किस जिले में है? तो चंपावत में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1903 में। तो धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना 1903 में। कहाँ पर? मायावती आश्रम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मायावती आश्रम के प्रमुख कौन था? तो स्वामी स्वरूपानंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्वाल देवता, गोलू देवता बोलते हैं इसको, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, कुमाऊं मंडल के सर्वाधिक लोग पूजित ग्वाल देवता का मूल स्थान चंपावत का गोरिलचोड़ नामक स्थल है। तो चंपावत में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है गोरिलचोड़। तो गोरिलचोड़ किसका निवास स्थान था? तो गोलू देवता का। ठीक है, चलिए देखते हैं। जहाँ इनके धड़हीन शीर्ष की पूजा होती है। ठीक है, जिसके ऐसा मतलब धड़हीन का मतलब क्या है? ऐसा सिर जिसका धड़ नहीं है, खाली सिर है। तो धड़हीन सिर की पूजा कहाँ होती है? तो गोरिलचोड़ में होती है। चलो देखते हैं आगे। इन्हें ग्वाल
गोलू, गोरिल्ला, बनर्रिया आदि नामों से जाना जाता है। किनको? गोलू देवता को। ठीक है। इन्हें अत्यंत प्रभावशाली, शीघ्र फलदायी तथा न्याय प्रिय देवता माना जाता है। तो मेन सबसे कौन सा है? न्याय देवता। तो न्याय देवता किसको बोलते हैं? तो गोलू देवता को बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि अन्याय एवं क्रूरता से पीड़ित असहाय व्यक्ति द्वारा याद किए जाने पर ग्वाल या गोलू देवता शीघ्र ना ही न्याय प्रदान करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि शीघ्र ही न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इससे आगे देवीधुरा के बारे में। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र का यह प्रसिद्ध स्थल लोहाघाट में स्थित है। इसको देवीधुरा को बोलते हैं बाराही धाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाराही धाम भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है। एक मेला होता है, इसको आषाढ़ी कौतिक बोलते हैं। ठीक है। तो देवीधुरा में रक्षाबंधन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? तो आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस आषाढ़ी कौतिक को क्या कहते हैं? बग्वाल मेला भी कहते हैं। आषाढ़ी कौतिक को क्या कहते हैं? बग्वाल मेला भी कहते हैं। इस मेले में होने वाले पाषाण युद्ध, पाषाण का मतलब पत्थर का युद्ध होता है। पाषाण युद्ध को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाषाण युद्ध में खेलने वाले को क्या कहते हैं? घोके। क्या कहते हैं? घोके कहते हैं। ठीक है। ये जो युद्ध होता है किस मैदान में होता है? तो खोली खाड़ दुर्वा चोड़ मैदान में होता है। खोली खाड़ दुर्वा चोड़ मैदान में होता है। ठीक है। इससे संबंधित आगे देखेंगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है। प्रचलित कथाओं के अनुसार शुरुआत में यहाँ चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और बालिक खाम, 4 खामें ध्यान रखना है, पूछता जाता है पेपर में। चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और बालिक खामों में से किसी एक खाम के एक व्यक्ति की प्रतिवर्ष बलि देने की परंपरा थी। तो इन चारों में से कोई एक, 4 गांव हैं, इन 4 गांव में से कोई एक व्यक्ति क्या होता है, इनको बलि दी जाती थी। ठीक है। हर वर्ष में। ठीक है। फिर क्या हुआ? कालांतर में फिर क्या हो गया? किसी कारणवश पत्थर युद्ध की वर्तमान परंपरा शुरू की गई। ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम बलि नहीं देंगे, बल्कि जब एक ही बंदे मतलब एक व्यक्ति की बलि देने से बढ़िया है कि एक व्यक्ति में जितना रक्त होता है उतना हम यहाँ पत्थर से युद्ध खेल के एक दूसरे का रक्त बहा दे देंगे, तो वो उतना चढ़ जाएगा माता को। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। क्या कहता है? इस युद्ध में चारों खामों में 2 खेमों में बंटकर युद्ध खेल में भाग लेते हैं और एक व्यक्ति के बराबर रक्त बहाए जाते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो पहले ये इन चारों में से, चारों गांव में से 4 जो टीम बनती थी, इनमें से किसी एक को प्रतिवर्ष बलि देनी होती थी। फिर क्या हुआ कि इन्होंने बलि देने की बजाय पत्थर युद्ध स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं पाषाण युद्ध। ठीक है। पाषाण युद्ध में चार जो टीमें हैं, ये 4 टीमें 2 भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है। 2 भागों में बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद पत्थर से युद्ध खेलते हैं। फिर एक व्यक्ति में जितना खून होता है तो उतना खून बहाकर फिर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि ये पाषाण युद्ध फल फूलों, पत्थर के जगह फल फूलों से कब शुरू किया गया था? 2013 में। कब शुरू किया गया था? तो 2013 में शुरू हुआ था। ठीक है। देखेंगे इस खेल के बारे में जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में जिक्र किया है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बल्कि एक बार बन भी चुका है कि पाषाण युद्ध का जिक्र जिम कॉर्बेट ने अपनी कौन सी पुस्तक में किया है? तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जाता है कि बाराही धाम पूर्णागिरि का ही एक पीठ है, जहां चंपा देवी व ललिता ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा चंद राजाओं ने की थी। कब की थी? तो 12वीं सदी में की थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः यहाँ की देवी को बाराही देवी कहा जाता है। तो यहाँ की देवी को बाराही देवी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ 2 प्रसिद्ध शिलाएं हैं। रणशिला का एक और नाम क्या है? भीमशिला। रणशिला की एक और नाम क्या है? भीमशिला। और दूसरी कौन सी? बाराही शिला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ फैली भूरी ग्रेनाइट चट्टानें पांडवों द्वारा फेंकी गई थी। किसके द्वारा? पांडवों द्वारा फेंकी गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पंचेश्वर के बारे में। ठीक।
पंचेश्वर काली व नदियों के संगम पर है। पंचेश्वर काली व नदियों के संगम पर है। यह स्थल चंपावत, पिथौरागढ़ तथा चंपावत नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह स्थल चामू या चोहमू मंदिर, चामू मंदिर या चोहमू मंदिर व वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चोमू जो होता है वो किस, चोमू को पशु रक्षक के रूप में जाना जाता है। चोमू को देवता को पशु रक्षक के रूप में माना जाता है। कहाँ पर? चंपावत में। ध्यान रखना, चंपावत अगर पूछेगा क्वेश्चन कि चंपावत में पशु रक्षक के रूप में किसको माना जाता है, तो चोहमू। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं श्यामला ताल के बारे में। श्याम ताल बोल सकते हैं या इसको श्यामला ताल भी कहते हैं, तो देखेंगे इसके बारे में। श्यामल ताल या श्यामला ताल कहाँ है? चंपावत में है। श्यामला ताल की स्थापना 1914 में स्वामी विवेकानंद के शिष्य विरजानंद ने की। तो श्यामला या श्याम ताल की स्थापना 1914 में स्वामी नंद के शिष्य किसने की? विरजानंद ने की। ठीक है, इस झील के तट पर स्वामी विवेकानंद का आश्रम है। इस झील के तट पर स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित है। नीले रंग की श्यामला झील, देखो कई किताबों में दे रखा है कि जो श्यामला झील है उसका रंग कैसा है? काला है। श्याम का मतलब काला, तो इसलिए इसको काला श्याम नाम रखा गया। लेकिन अब परीक्षा वाणी जो नहीं है उसमें इसमें देख रखा है नीला रंग, तो देख लेंगे इसको एक बार। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि श्यामला झील कैसे रंग की है? नीले रंग की है। इसका कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो 1.5 वर्ग किलोमीटर, 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कौन सी? श्यामला झील। श्यामला ताल के पास कौन सा मेला लगता है? तो प्रसिद्ध मेला है झूला मेला। कई बार पूछा गया कि झूला मेला कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। किस ताल के पास लगता है? तो श्यामला ताल के पास लगता है। ठीक है, इस श्यामला ताल में पुष्प, जो कमल पुष्प होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मीठा रीठा साहिब के बारे में। मीठा रीठा साहिब कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने इस स्थान की यात्रा की थी। यहाँ के गोरखपंथी जोगियों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श किया था। ठीक है, इससे आगे देखेंगे देरी गांव, यहाँ पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है? देवरी गांव के निकट लोधिया व राटिया, कहीं इसको लधिया भी बोला गया, लधिया नदी। ठीक है, लोधिया व राटिया नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि मीठा रीठा साहिब कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो लधिया व राटिया नदी के संगम पर स्थित है। मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ? तो 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे गुरुद्वारे के प्रांगण में मीठे रीठे के वृक्ष हैं। ये वृक्ष ऐसे मान्यता है कि जो ये वृक्ष होता है इसमें जो फल लगता है रीठा, फल का नाम क्या है? रीठा। रीठा खाने में जो प्राकृतिक इसका नेचर होता है वो कड़वा होता है। ठीक है, तो जब गुरु नानक देव यहाँ पर आए तो यहाँ जो रीठा के जो पेड़ हुए जहाँ पर रहे थे, तो वो पेड़ों का स्वाद हो गया मीठा, इसलिए इसका नाम, पेड़ों का नाम मीठे रीठा वाले वृक्ष हो गए, तो इसलिए इस स्थान को क्या बोला गया? मीठा रीठा। देखो इस मीठे रीठे जो रीठा वृक्ष है उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? सेम्पिडस एमाराजिनेटस। ये नाम पूछ सकता तो आपको नाम रखना है। ठीक है, नाथ पंथ के घेरनाथ मंदिर गुरुद्वारे के साथ मिलकर बनाया गया। ठीक है, इसके साथ जो मंदिर है उस मंदिर का नाम क्या है? गुरुद्वारे के मंदिर के साथ घेरनाथ का मंदिर। कौन से पंथ का है? तो नाथ पंथ का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पूर्णागिरि मंदिर के बारे में। देखते हैं पूर्णागिरि मंदिर पूरे विश्व के विभिन्न भागों में दर्शनार्थी यहाँ आते रहते हैं। चैत्र नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि पूर्णागिरि मंदिर में मेला कब लगता है? तो चैत्र नवरात्र में लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जूठा मंदिर के बारे में। जो पूर्णागिरि मंदिर है, पूर्णागिरि मंदिर से आगे ही यहाँ पर क्या है? जूठा मंदिर। देखेंगे चंपावत जिले में स्थित इस अनूठे मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जो देवी माँ के प्रति आस्था एवं श्रद्धा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश के 108 शक्तिपीठों में से यह भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ सती जी की नाभि का अंग गिरा था। ठीक है, तो ध्यान रखना जो पूर्णागिरि मंदिर है, पूर्णागिरि मंदिर का ही भाग कौन सा है? जूठा मंदिर। ठीक है, तो जूठा मंदिर में सती जी की नाभि गिरी थी, तो यहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पाताल रुद्रेश्वर गुफा। एक गुफा थी पाताल भुवनेश्वर जो कि पिथौरागढ़ में थी, हमने उसके बारे में पढ़ लिया। अब देखेंगे पाताल रुद्रेश्वर। पाताल पवित्र गुफा
पाताल रुद्रेश्वर की खोज 1993 में 14 वर्षीय बालक को स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन में उसे गुफा के बारे में बताने की बात हुई। कहा जाता है कि एक 14 वर्ष का बालक था, उसको सपने में मां दुर्गा आई, तो दुर्गा ने बताया कि यहाँ पर एक गुफा है और वहाँ एक मंदिर है। तो इसकी खोज इस प्रकार हुई थी। कब हुई खोज? 1993 में। ठीक है, यह गुफा चंपावत के बारसी गांव में, कौन से गांव में है? तो बारसी गांव में। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं चंपावत में हम पढ़ चुके हैं कि चंपावत रुद्रप्रयाग में पढ़ा था हमने। चंपावत और रुद्रप्रयाग दोनों ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मतलब जनरल की सीटें हैं और कोई भी एससी या एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए किसी के लिए सीट नहीं है, तो सिर्फ जनरल की सीटें यहाँ पर रुद्रप्रयाग और चंपावत में। विधानसभा के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टनकपुर का प्राचीन नाम पूछेगा तो ग्रास्टिनगंज, और इससे भी पहले क्या नाम था? टनकपुर। तो टनकपुर के प्राचीन नाम दो हैं, एक का नाम है ग्रास्टिनगंज, ये पेपर में 2 बार आ चुका है, और एक है टलकपुर। ठीक है, ध्यान देना। आगे देखते हैं। टलकपुर नेपाल, टनकपुर और नेपाल सीमा पर एक जगह थी, इसका नाम था बरमदेव मंडी। जगह का नाम क्या है? बरमदेव मंडी। ठीक है, 1880 की बात है। 1880 में शारदा नदी में बाढ़ आई। कब बाढ़ आई? तो 1880 में बाढ़ आई। इस बाढ़ आने से ब्रह्मदेव मंडी क्या होगी? बह गई। ठीक है, तो शारदा नदी में बाढ़ कब आई? तो 1880 में। उससे कौन सी जगह बहेगी? तो ब्रह्मदेव मंडी। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि टनकपुर को बसाने का श्रेय किसको जाता है? मिस्टर टॉल्क को। किसको? मिस्टर टॉल्क को जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूखी ढांग क्षेत्र चंपावत में है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आचार के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे बोलेगा कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहते हैं? तो सूखी ढांग को। कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहते हैं? सूखी ढांग को कहते हैं। वर्तमान में सूखी ढांग का नाम क्या है? ब्रजनगर। क्या नाम है? ब्रजनगर। ठीक है, सूखी डांग चंपावत में पड़ता है और मोरनोला कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। सूखी डांग से मोरनोला तक तत्कालीन कमिश्नर चार्ल्स सेरिंग ने सड़क बनवाई थी, जिसे सेरिंग रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिंग रोड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि सेरिंग रोड किस जिले में? तो चंपावत में। कहाँ से कहाँ तक है? तो सूखी ढांग से लेकर मोरनोला तक है। सूखी ढांग से लेकर मोरनोला तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानेश्वर मंदिर कहाँ है? लोहाघाट में है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1208 में हुआ। किसने किया? तो निर्भयचंद ने किया। तो मानेश्वर मंदिर जो है लोहाघाट में, उसका निर्माण कब हुआ? तो 1208 में। किसने किया? तो निर्भयचंद ने किया। गोरा अट्ठावली मेला कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। ठीक है, और गोरा अट्ठावली मेला का संबंध किससे है? तो राजी जनजाति से। किससे है? तो राजी जनजाति से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेनानी पार्क कहाँ है? तो चंपावत के खेती खान में। खेती खान एक जगह है, यहाँ पर एक पार्क है, इसका नाम है सेनानी पार्क। ठीक है, सेनानी पार्क। तो ये हर्षदेव ओली की स्मृति में बनाया गया। किसकी? हर्षदेव ओली की स्मृति में बनाया गया सेनानी पार्क। माउंट एबोट कहाँ है? चंपावत में है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन मायावती आश्रम से होता था। हर्षदेव ओली ने सर्वप्रथम मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारत पत्रिका हेतु कार्य किया। तो ध्यान रखना कि हर्षदेव ओली ने किस पत्रिका से के लिए काम किया था? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो टनकपुर में है। ठीक है, इंद्रचंद ने चंद्रवंश राजा था, चौथा चंद्रवंश राजा था, चौथे क्रम का। तो उन्होंने रेशम का कारखाना कहाँ खोला था? तो चंपावत में खोला था। कब खोला था? तो 760 में खोला था। ये हर इतिहासकार के अनुसार अलग अलग डेट है, तो लेकिन जो फेमस मेन डेट है जो 760, एटकिंसन के अनुसार ये 760 है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता है? तो पटवा। तो रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता है? पटवा। जब चंद्रवंश हम पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे है? तो रेशम उत्पादन से। ठीक है, इंद्रचंद ने यह कहा था कि जितना झूठ बोलोगे उतना ही रेशम का उत्पादन होता है। तो वही प्रथा थी, ये पटरंग वाली प्रथा का संबंध रेशम उत्पादन से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला तो कौन सा है? चंपावत। सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? चंपावत। उत्तराखंड में
सबसे कम अनुसूचित जाति मतलब एसटी, एसटी की सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? चंपावत में। कहाँ पर है? एसटी की सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? चंपावत में। अगर सबसे ज़्यादा बोलेगा तो हरिद्वार में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है, तो एसटी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में। सबसे कम उत्तराखंड में सबसे कम सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग वाला जिला कौन सा है? चंपावत। ज़्यादा वाला कौन सा है? तो हरिद्वार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काली कुमाऊं में शिल्पकार सभा काली कुमाऊं में शिल्पकार सभा का प्रथम अधिवेशन देवधुरा में हुआ। कहाँ हुआ? देवधुरा में हुआ। तो कब हुआ? 23 अगस्त 1928 को। तो देवधुरा में 23 अगस्त 1928 को किसका प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो शिल्पकार सभा का अधिवेशन हुआ। ठीक है। हरे रंग का शिवलिंग, तो उत्तराखंड में हरे रंग का शिवलिंग किधर है? तो चंपावत में। कौन से मंदिर में है? तो एडी फटकशिला मंदिर। एडी फटकशिला मंदिर चंपावत में हरे रंग का शिवलिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर्बल खेती का जनक किन्हें कहा जाता है? हर्बल खेती का जनक किन्हें कहा जाता है? तो श्याम सुंदर दिगारी। श्याम सुंदर दिगारी कहाँ के रहने वाले हैं? चंपावत के रहने वाले हैं। ठीक है। रानी का चबूतरा कहाँ है? तो चंपावत में। रानी का चबूतरा कहाँ है? रानी का चबूतरा कहाँ है? तो चंपावत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंपावत के प्रमुख किले देखते हैं। ठीक है, किले को कोट भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो चांडाल कोट कहाँ है? चंपावत में। राजबूंगा, राजबूंगा, ठीक है, राजू लिख दिया, गलत से हो गया। राजबूंगा कोट जो किला है वो कहाँ कैसा है? अंडाकार है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो सोमचंद ने कराया था। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे जब चंद्रवंश पढ़ेंगे। तो राजबूंगा किला कहाँ है? चंपावत में। इसका आकार कैसा है? अंडाकार है। चिंतकोट कहाँ है? चंपावत में है। बड़कोट कहाँ है? चंपावत में है। इसी को बड़कोट की हमने देखा था कि यहाँ वो बाणासुर का किला या मारकाट का किला इसी को कहते हैं। करक्यूड़ा कोट का किला यहीं है। सूई का किला कहाँ है? चंपावत में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंपावत के प्रमुख ताल, नंबर 1 कौन सा हो गया? झिलमिल ताल। झिलमिल ताल। दूसरा श्यामला ताल या श्याम ताल। फिर नागताल और सूखा ताल। ठीक है, सुख ताल बोलेगा तो चमोली में, ध्यान रखना। ठीक है, ये है सूखा ताल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नदी के संगम पर स्थित प्रमुख नगर, गढ़मुक्तेश्वर एक तो होता है, एक है मुक्तेश्वर। खाली मुक्तेश्वर बोलेगा तो आपको पता है कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर बोलेगा तो कहाँ है? गढ़मुक्तेश्वर है चंपावत में। कौन कौन सी नदी के संगम पर? काली नदी और लोहावती नदी के संगम पर स्थित है। मीठा रीठा साहिब जो है वो किस नदी के संगम पर स्थित है? लधिया व राटिया। लधिया नदी व राटी नदी के संगम पर स्थित है। अगर पंचेश्वर बोलेगा तो काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंपावत के प्रमुख जल विद्युत परियोजना चंपावत में, एक तो हो गया पंचेश्वर बांध। ठीक है, किस नदी पर है? काली नदी पर है। इसका निर्माण आपको पता है कि 1993 से, ठीक है, लेकिन अभी भी ये चालू नहीं हुआ। ठीक है, सप्तेश्वर परियोजना किस नदी पर? शारदा नदी पर। ठीक है, टनकपुर परियोजना किस नदी पर? टनकपुर परियोजना किस नदी पर? शारदा नदी पर। ठीक है, शारदा नहर जो है, शारदा नहर का निर्माण कब किया गया था? तो 1928 में। कब किया गया था? 1928 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब चंपावत के प्रमुख मंदिर देखते हैं। पहला मंदिर है बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर ये शिल्पकला की दृष्टि से सर्वोत्तम मंदिर है। ठीक है, दूसरा है क्रांतेश्वर मंदिर, इसको कुर्मापाद व कांडा देव भी कहते हैं। हिंगला देवी, घटोत्कच मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर और गवाल देवता मंदिर, जो गुरु देवता मंदिर भी कहते हैं इसका। किस गुरु देवता? न्याय के देवता हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नागनाथ मंदिर, लड़ीदुरा मंदिर, मानेश्वर मंदिर, आदित्य मंदिर, बाराही मंदिर देवदुरा में है। सुई खेती खान में, जो सूर्य देवता मंदिर बोलते हैं इसको। ब्यानधुरा एड़ी मंदिर और ताड़ेश्वर मंदिर। ठीक है, आगे देखते हैं। डिप्टेश्वर तथा ऋषेश्वर मंदिर, एड़ी फटकशिला मंदिर। एड़ी फटकशिला में बाण धनुष चढ़ाने का रिवाज है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं चंपावत के प्रमुख मेले। ठीक है, पहला है पूर्णागिरी मेला, बगवाल मेला, गोरा अट्ठावली मेला, सूर्य षष्ठी मेला, दीप महोत्सव, मानेश्वर मेला। इसके बाद लड़ीधुरा मेला, बालेश्वर मेला, चेतोल मेला, इसको बोलते हैं गुमदेश मेला, कंडाई देवी मेला, आदित्य देव साठी मेला,
हरेश्वर मेला, इसके बाद जोड़ मेला। जोड़ मेला रीठा साहिब में लगता है, ठीक है। जोड़ मेला रीठा साहिब में, और देवीधार मेला, ठीक है। तो ये था, हमने चंपावत के बारे में पूरा पढ़ा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चंपावत जिले से आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट नहीं छूटा होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।